भारत के पूर्वी हिस्सों में उड़ीसा नाम का राज्य है। महानदी के मुहाने के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ है। धान के खेत, जंगल और ताजी हरी हवा घास जिसे वहाँ के मवेशी भरपेट खाते हैं। बहुत पहले वहाँ एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है, माँ ने अपने बेटों को बताया था। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढेरों डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनवाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सकता था। वे सब एक टीले पर खड़े थे जहाँ से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी और पके धान की बालियां धीमी धीमी बाजार में लहरा रही थीं। माँ की आवाज में गर्व था। छोटे भाई विधु ने कहा, हाँ माँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहता है। वह किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्रेम था। साधु और राधु आगे पढ़ना चाहते थे। माँ अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखती हुई बोली, और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वह बहुत कद्र करते थे और इसलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या क्लेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा न हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ हाँ माँ, साधु बोला, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। साधु उनका ज्येष्ठ पुत्र था। गांव और आसपास के लोग साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे, सो साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। दूसरा बेटा राधु वकील था और वकालत से भी अच्छी खासी आमदनी हो ही जाती थी। मुश्किल यह थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। विधु सबसे छोटा पुत्र था। वह सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले काफी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। एक दिन की बात है, विधु खेत से लौटकर भोजन करके खाट पर पड़ा सुस्ता रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया था। कुछ दिन पहले ही उसने अपना नया घर बनाया है और वहाँ गृह प्रवेश करना चाहता है, पर मैं कैसे जा सकता हूँ? विधु थकी हुई आवाज में बोला, इतना काम जो पड़ा है। आप सदा यही कहते हैं। पत्नी कुछ थमकर बोली, तो क्या हम सभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। जी नहीं, विधु की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। विधु जमाई लेता हुआ बोला, क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपको भाई लंबी तान कर पड़े रहते हैं? वह चिढ़कर बोली, आखिर आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं और हम एक हैं जो हमारे यहीं अटके रहते हैं। यह तो अन्याय है। विधु की आंखों में अब नींद कहाँ? आप तो मेरी बात मानिए, उसकी पत्नी कह रही थी। जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बातें सुननी पड़ती और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है।
मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज़्यादा अहम है। मेरी ही वजह से दोनों इतने ठाठ से आराम से रहते हैं। उसने ऐसा सोचा। एक रोज की बात है, जब वह नाश्ता कर रहे थे, विधु ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। क्या कर रहे हो विधु? माँ को सुनकर धक्का लगा। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। एकाएक क्या हुआ? अगर विधु यही चाहता है तो यही सही, साधु शांत स्वर में बोला। ठीक है, माँ ने हामी भर दी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो विधु, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि खेती बड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के कभी कागज जिनके आधार पर बंटवारे होना था तैयार किए गए। विधु बहुत बढ़ चढ़कर सब चीजें सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उसकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पूरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहाँ चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले ही दिन अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन के बाद वे लौट रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकानें भी थीं। जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली नदारद थी। ओह, साधु बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंप दिया था। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर उसका नामो निशान नहीं मिला। अब क्या करें? साधु बोला, अब तो एक ही उपाय है। माँ ने राय दी, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना न तो हम कुछ खा पाएंगे और न घर लौट पाएंगे। बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई तीन अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिल गए जो किसी गंभीर विषय पर बातें कर रहे थे। क्या बात है मित्रों? विधु ने पूछा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है, एक गांव वाला बोला। विधु कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बता दूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? चांदी की 100 मुद्राएं। गांव वालों ने खुशी से कहा। विधु तो बहुत निपुण किसान था। बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से विधु की बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, उन गोलों को इन जमीन में डाल दो। गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक सब मुद्राएं दे दी, जिन्हें लेकर विधु मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधु ने भी पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था पर किसी वजह से परेशान था। किस बात की चिंता है मित्र? राधु ने पूछा। तुम उदास दिखती हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जी, अगर आप कर सके तो। आदमी ठंडी सांस भरकर बोला। हम 4 भाई हैं। वह कहने लगा, मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। कहते हुए वह रुक गया।
बहुत अच्छा, राधु बोला। तो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर पड़ी और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आती थी। राधु को मामला बहुत रोचक लग रहा था। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भींगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आंच अच्छी लग रही थी, सो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस कारण से इतनी दुखी हो? राधु इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए इच्छुक था। यहाँ से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है भैया। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़ों पर पड़ पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वह रुक गया और साधु की ओर देखने लगा। फिर क्या हुआ? वहाँ से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर खाक हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधु वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ निकाल लिया। उसने कहा, चिंता न करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? चांदी के 500 सिक्के। आदमी बोला, तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसी और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। तब राधु गांव पहुंचा तो बट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद राधु बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ हाँ, गांव वालों ने कहा। क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? राधु ने पूछा। हाँ, हम मानते हैं, गांव वालों ने कहा। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी। उनकी जो 3 टांगें ठीक थीं, उन्हीं की वजह से ही वह भाग सकी। राधु अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा रुक सा गया। हाँ सच है, अपनी 3 टांग पर ही तो वह भाग सकी थी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधु की बुद्धि ने सबको अचंभों में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधु को चांदी के 500 मुद्राएं दे दी। राधु पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इस बीच साधु जो सबसे बड़ा था, वह भी चलते चलते एक घर के किसी के रोने की आवाजें सुनी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? उसने दरबान से पूछा। श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं, दरबान बोला। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर साधु को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय आशापूर्ण हो रहे थे। क्या बात है मंत्रीवर? साधु ने पूछा। यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कोई सहायता कर सकूं। राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। मंत्री ने साधु को देखकर और उनके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री फिर से रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद साधु बोला, चिंता न करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता कर दूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री तो मंत्री था, उसने भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह शांत से बोला। साधु ने मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास उसे ले जाएं। वहां से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया गया जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थीं।
कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करे। साधु ने कहा। ऐसा ही किया गया। नौका पानी में धंसने लगी और धंसना धीरे धीरे जाकर के रुक गया। जहाँ तक नौका धंसी थी वहाँ तक। साधु ने कहा, निशान लगाइए। उसने वहाँ खड़े अफसरों से कहा, जो उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। फिर उसने कहा, अब हाथी को बाहर निकाल करके उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक निशान तक नाव धंस न जाए। ऐसा होते ही वह बोला, इन पत्थरों को तौलिए, इनका वजन हाथी के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने साधु को कुछ और भी वस्तुएं भेंट में दे दी। साधु उन्हें लेकर मंदिर लौटा, जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने छक्कर भोजन किया और चलने की तैयारियां करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वह गुमी हुई थैली निकाल करके अपने बेटों और बहुओं को दिखा दी और बोली, मैंने जानबूझकर इसे छुपा दिया था। उसका स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम अपना महत्व है। विदु, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। विदु और उसकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची थी। फिर सब लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहते रहे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उनके परिवार में जो छोटी दरारें पड़ गई थीं वह अब भर चुकी हैं।